बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, दिल्ली में टूटा 119 साल का रिकॉर्ड। 530 उड़ानों में देरी, 21 डाइवर्ट, 40 कैंसिल, 34 ट्रेनें भी लेट। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में तापमान 0 से नीचे दर्ज। जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त, आज संभालेंगे पदभार। जनरल बिपिन रावत की जगह बतौर सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने आज भारतीय सेना की संभालेंगे कमान। राजस्थान के कोटा में बच्चों की मौत पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्य के चिकित्सा शिक्षा सचिव से 3 दिन में मांगी रिपोर्ट। सीएमओ तलब, कहा अस्पताल की हालत बेहद खराब। बीते 5 दिन में 14 और मौतों के बाद दिसंबर में 91 पहुंचा बच्चों की मौत का आंकड़ा। इकतीस मार्च 2020 तक बढ़ी पैन आधार लिंक करने की तारीख। सीबीडीटी ने 8वीं बार बढ़ाई समय सीमा। राजस्व विभाग ने निर्यातकों को 1,12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आईजीएसटी रिफंड किया जारी। कहा इससे 83,500 से ज्यादा निर्यातकों को हुआ फायदा। और साल 2019 के साथ 21वीं सदी के दूसरे दशक का आज आखिरी दिन। दुनिया भर में नए साल के स्वागत की तैयारियां। राजधानी दिल्ली समेत कई बड़े शहरों में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। सबसे पहले न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में होगी नए साल की शुरुआत। और बुलेटिन की शुरुआत उत्तर भारत में जारी कड़ाके की ठंड से जुड़ी खबरों के साथ। उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे की मार से जूझ रहा है। एक तरफ जहां राजधानी दिल्ली में सर्दी का 119 साल का रिकॉर्ड टूट गया, वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में तापमान 0 से नीचे दर्ज किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम की बात करें तो इस दशक की आखिरी सुबह लोगों के लिए बिना कोहरे वाली रही। कल के कोहरे वाले दिन के बाद आज की सुबह राहत वाली रही। हालांकि सोमवार का दिन सर्दी के लिहाज से दिल्ली वासियों के लिए काफी मुसीबतों वाला रहा। सोमवार को राजधानी दिल्ली में सर्दी ने 119 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 119 साल का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के तीनों केंद्रों पर कल दिन का अधिकतम तापमान 9.4 डिग्री रहा, जो साल 1901 के बाद सबसे कम है। मौजूदा समय में 1997 में 28 दिसंबर को दिल्ली का तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस रहा था, लेकिन सोमवार को यह रिकॉर्ड भी टूट गया। न्यूनतम तापमान की बात करें तो कल सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। बीते कई साल में यह दूसरा मौका है जब दिल्ली में इतने लंबे समय तक शीतलहर से लोगों को दो चार होना पड़ा हो। कुछ इलाकों में मौसम की मार के साथ ही प्रदूषण का प्रकोप भी बना हुआ है। दो घंटे 15 मिनट ताज एक्सप्रेस 12,280 जो 6:45 से चलती है एनडीएलएस से, और आज 9 बजे। वहीं इस साल सर्दी ने कई अन्य राज्यों में भी रिकॉर्ड तोड़ा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। साथ ही शीतलहर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में रविवार की रात मौसम की सर्वाधिक ठंडी रात रही। मौसम विभाग के मुताबिक श्रीनगर का तापमान -6.5 डिग्री दर्ज किया गया। डल झील के किनारों में पानी जम गया है। इसके अलावा घरों में सप्लाई पहुंचाने वाले पाइपों में भी पानी जमने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 जनवरी तक जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिश के आसार हैं। वहीं पंजाब और हरियाणा में भी सर्दी का सितम जारी है। हरियाणा सरकार ने शीतलहर के हालात को देखते हुए सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव किया है। 1 जनवरी 2020 से लेकर 15 जनवरी 2020 तक हरियाणा में सरकारी कार्यालयों का समय 9:30 से 5:30 बजे तक होगा, जबकि
पहले ये समय सुबह 9 से शाम 5 बजे तक था। इसके पहले हरियाणा सरकार ने 30 और 31 दिसंबर को स्कूलों को बंद करने का फैसला किया था। उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत की तरह ठंड का कहर जारी है। प्रदेश के कई स्थानों में पारे में गिरावट ने पिछले रिकॉर्ड तोड़े हैं। सोनभद्र के चुट में न्यूनतम तापमान 0.8, मुजफ्फरनगर में 1 डिग्री और आगरा में 1.9 डिग्री दर्ज किया गया। वाराणसी में 2.3 डिग्री तो मेरठ में 2.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। लखनऊ में अधिकतम तापमान 10 डिग्री नीचे लुढ़क गया। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद हैं। नोएडा, गाजियाबाद में स्कूल कॉलेजों को 1 जनवरी तक बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश में उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण राज्य भीषण ठंड की चपेट में है। वहीं राजस्थान के भी कई इलाकों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। खराब मौसम और घने कोहरे ने रेल, सड़क और हवाई यातायात की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। उत्तर रेलवे के मुताबिक कोहरे की वजह से 34 से ज्यादा रेलगाड़ियों के आवागमन पर असर पड़ा है। इसके अलावा अन्य डिवीजनों में भी कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से घंटों देरी से चल रही हैं। घने कोहरे की वजह से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फ्लाइटों के संचालन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। सोमवार को विजिबिलिटी काफी कम होने की वजह से करीब 40 उड़ानों को रद्द करना पड़ा, जबकि 21 फ्लाइटों को डायवर्ट किया गया। 500 से ज्यादा उड़ानों में देरी भी हुई। हमारी संवाददाता लीना शर्मा इस समय हमारे साथ जुड़ी हैं। ये फिलहाल हम उनका रुख करते हैं। रीना, अगर हम देखें तो ठंड की वजह से न सिर्फ रेल बल्कि हवाई यातायात पर भी असर पड़ रहा है। एक तरह से यातायात व्यवस्था भी इस ठंड की चपेट में आ रही है। आपकी लोगों से भी फिलहाल बात हुई होगी, किस तरह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है ठंड की वजह से, और मौसम विभाग का क्या कहना है? जी, इस वक्त मैं इंडिया गेट पे खड़ी हूँ और अगर कल की कंपेयर करें तो आज के मुकाबले थोड़ा सा तापमान में बढ़ोतरी हुई है। 4.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। वहीं 800 मीटर तक विजिबिलिटी दर्ज की गई है। अगर कोहरे की बात करें तो कोहरा नहीं है आज, और 800 मीटर, जैसे मैंने कहा, 800 मीटर दर्ज की गई है विजिबिलिटी। और एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि पॉल्यूशन लेवल थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, 411 वहाँ पर दर्ज किया गया है। अगर बच्चों और बूढ़ों को ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। वहीं जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं, जो बीपी के पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, उनको ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। उनके लिए खास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है उन्हें। और मैं अभी इंडिया गेट पे खड़ी हूँ और 31 के दिन हम जैसे सभी जानते थे इंडिया गेट पे भीड़ लगती है, भीड़ होती है, न्यू ईयर सेलिब्रेट होता है। वहीं इस तरफ यहाँ पे बहुत खाली है। इंडिया गेट पे इतने लोग हैं नहीं, क्योंकि सर्दी की वजह से, और आसपास की जो ट्रेनें रद्द हुई हैं सर्दियों की वजह से, कोहरा कम है लेकिन फिर भी ट्रेनों में देरी दर्ज की गई है। बिल्कुल, 119 साल का रिकॉर्ड दिल्ली में टूटा है और कहीं ना कहीं जनजीवन, आम जनता का भी इससे बेहद प्रभावित हो रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया लीना आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और ठंड से जुड़ी खबरों के बाद कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं। सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस नियुक्त किया गया है। एक तरफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने आज बतौर आर्मी चीफ भारतीय सेना की कमान संभालेंगे, तो आज ही देश को पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी मिल जाएंगे। सीडीएस का काम सेना, नौसेना और वायुसेना के कामकाज में बेहतर तालमेल लाना और देश की सैन्य ताकत को और मजबूत करना होगा। रक्षा मंत्रालय ने सोमवार देर शाम आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए जाने की औपचारिक घोषणा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि सीडीएस के तौर पर जनरल रावत का कार्यकाल 31 दिसंबर से शुरू होगा और अगले आदेश और उनके सेवा विस्तार तक रहेगा। जनरल रावत ने 31 दिसंबर 2016 को सेना प्रमुख का पद संभाला था और वो आज सेवानिवृत्त हो रहे थे। सरकार द्वारा 65 साल तक रिटायरमेंट की उम्र सीमा किए जाने के बाद अब जनरल रावत अगले 3 साल तक सीडीएस के तौर पर सेवाएं दे सकेंगे। सीडीएस का पद 4 स्टार जनरल के समकक्ष होगा और सभी सेनाओं के प्रमुखों में ऊपर होगा। वहीं सीडीएस का दफ्तर साउथ ब्लॉक में होगा। जनरल रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर सैनिक मामलों के विभाग के भी प्रमुख होंगे। वो तीनों सैन्य सेवाओं के लिए प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करेंगे। तीनों सेवाओं से जुड़ी एजेंसियां, संगठन, साइबर सुरक्षा से संबंधित कार्यों की कमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के हाथों में होगी। सीडीएस रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद और एनएसए की अध्यक्षता वाली रक्षा नियोजन समिति के भी सदस्य होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीडीएस पद के सृजन की घोषणा इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर की थी। सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पिछले मंगलवार को सीडीएस का पद बनाए जाने को मंजूरी दी थी, जो तीनों सेनाओं से जुड़े सभी मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के तौर पर काम करेगा। वहीं भारतीय सेना ने अपने ट्विटर हैंडल से जनरल बिपिन रावत को देश का पहला सीडीएस बनाए जाने पर बधाई दी है और कहा है कि ये गर्व और ऐतिहासिक पल है। जनरल बिपिन रावत को सीडीएस बनाए जाने की घोषणा होने के फौरन बाद ही भारत में अमेरिकी राजदूत केन जस्टिन ने ट्वीट करके बधाई दी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत और अमेरिका के रक्षा संबंध और मजबूत होंगे। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी आर्मी चीफ को बधाई देते हुए कहा है कि जनरल बिपिन रावत को देश का पहला सीडीएस बनाया जाना पूरे राज्य के लिए गर्व और सम्मान की बात है। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने देश के 28वें आर्मी चीफ होंगे। वो आज ही सेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण करेंगे। नरवाने जनरल बिपिन रावत का स्थान लेंगे। लेफ्टिनेंट नरवाने फिलहाल सेना उप प्रमुख हैं। लेफ्टिनेंट नरवाने सितंबर में सेना उप प्रमुख बनने से पहले सेना की ईस्टर्न कमान के प्रमुख थे, जो चीन के साथ लगती करीब 4000 किलोमीटर लंबी सीमा की देखभाल करती है। अपने 37 वर्षों के सेवा काल में लेफ्टिनेंट जनरल नरवाने जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। लेफ्टिनेंट जनरल नरवाने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन की कमान उन्होंने संभाली और पूर्वी मोर्चे पर इन्फेंट्री ब्रिगेड का नेतृत्व किया। वो श्रीलंका में भारतीय शांति रक्षक बल का हिस्सा थे और 3 वर्षों तक म्यांमार स्थित भारतीय दूतावास में डिफेंस अटैची रहे। लेफ्टिनेंट जनरल नरवाने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी के छात्र रहे हैं। वो जून 1990 में सिख रेजिमेंट की 7वीं बटालियन में कमीशन प्राप्त हुए। उन्हें सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल भी प्राप्त हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी सीबीडीटी ने परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन और आधार लिंकिंग की समय सीमा एक बार फिर बढ़ाई है। जो लोग अब तक आधार को पैन से नहीं जोड़ पाए थे, वो अब 31 मार्च 2020 तक ऐसा कर सकते हैं। समय सीमा 31 दिसंबर 2019 को खत्म हो रही थी और ये 8वीं बार है जब सरकार ने आधार को पैन से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाई है। आयकर भरने के लिए आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य है। पिछले साल सितंबर में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक स्तर पर सही करार दिया था और पैन को आधार से जोड़ने को अनिवार्य बनाए जाने की सरकार की योजना को विधि सम्मत करार दिया था। 1 अप्रैल 2019 से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए भी आधार पैन लिंक होना अनिवार्य है। निर्यातकों को 1,12,000 करोड़ रुपए से अधिक का आईजीएसटी रिफंड किया गया है। इससे 83,500 से अधिक निर्यातकों को लाभ हुआ है। सीमा शुल्क विभाग के पास इसके बाद सिर्फ 3,604 करोड़ रुपए का रिफंड ही लंबित रह गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी ने कहा है कि निर्यातकों को लंबित रिफंड का तुरंत भुगतान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके साथ ही जोखिमपूर्ण निर्यातक इकाइयों की पहचान के लिए आंकड़ों का विश्लेषण यानी डेटा का उपयोग किया गया है। यह जीएसटी के तहत रिफंड प्रक्रिया में तेजी लाने के सरकार के प्रयासों को दिखाता है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने कहा है कि बीते 1 साल के दौरान भारतीय रेल ने सभी क्षेत्रों में शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि इस बीच जो काम चल रहे हैं वो अगले 2-3 साल में भारतीय रेल का कायाकल्प कर देंगे। उन्होंने कहा कि रेलवे की चुनौतियों से निपटने के लिए कई काम हो रहे हैं और रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन भी उसी का हिस्सा है, लेकिन रेलवे में ना तो स्टाफ कम होगा, ना ही इसका निजीकरण होगा। उन्होंने साफ किया कि कैडर के मर्जर से किसी रेल अधिकारी को कोई नुकसान नहीं होगा। रेल मंत्रालय ने 2019 में सुरक्षा संरक्षा में रिकॉर्ड बनाया है। इस साल रेलवे दुर्घटना में एक भी मौत नहीं हुई। ट्रेनों की पंक्चुअलिटी भी सुधरी है। दिल्ली कोलकाता और दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर दिसंबर 2021 तक तैयार हो जाने के बाद इन खंडों पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ियां दौड़ेंगी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने कहा कि बीते 1 साल में रेलवे ने सभी क्षेत्रों में व्यापक कामकाज किया है, लेकिन सुरक्षा के क्षेत्र में सुधार सबसे उल्लेखनीय है।
रेलों का जो रख रखाव है वो काफ़ी सुधरा और उसके ये रिजल्ट्स आए। अगर आप डेटा देखेंगे तो जो रेलों की वजह से जो भी थोड़ा डिरेलमेंट होते हैं उसमें काफ़ी कमी आई और उसका ये नतीजा निकला कि इस साल हमारी सेफ्टी का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा रहा। तो 8% पंक्चुअलिटी का इम्प्रूवमेंट हुआ और सेफ्टी में इम्प्रूवमेंट हुआ। चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने बताया कि अगले 1 साल में सभी स्टेशन वाईफाई होंगे, जबकि मार्च 2022 तक सभी 6100 रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे। वहीं दिसंबर 2020 तक 100% ई ऑफिस प्रभावी हो जाएगा। उन्होंने रेलवे में निजीकरण की बात को सिरे से खारिज किया और फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर लगा के इसको पूरा एक एनालिटिक्स के थ्रू अगर कोई अपराधी कहीं पे अपराध करता हुआ पाया गया वो उसका फेस रिकॉग्नाइज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम अपने पास स्टोर करेगा और वो अपराधी भारतीय रेल के किसी भी कोने में कहीं अगर वो पाया गया, चाहे ट्रेन में देखा गया या कहीं देखा गया, तो एक अलर्ट आ जाएगा। जो आने वाला वित्तीय वर्ष है उसमें हमारे सारे स्टेशनों पे वाईफाई हो जाएगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने माना कि रेलवे के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं, लेकिन किराया बढ़ाने के बारे में कोई फैसला अब तक नहीं लिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शनों के दौरान 80 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे परिसंपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। इसके लिए जिम्मेदार आरोपियों से इस नुकसान की वसूली की जाएगी। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शैक्षणिक संस्थानों, विशेषकर स्कूलों से छात्रों की जिज्ञासा, तर्क और नई सोच की भावना को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। साथ ही छात्रों को जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनने की शिक्षा दी जानी चाहिए, ये भी उन्होंने कहा। केरल के तिरुवनंतपुरम में 27वें नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मकसद लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। इसलिए जरूरी है कि शोध आविष्कारों को प्रयोगशालाओं से निकालकर जमीनी स्तर पर पहुंचाना है। उन्होंने शिक्षा प्रणाली में विज्ञान के व्यवहारिक पहलुओं को शामिल करने की जरूरत बताई। Students must always remember this. This is important to inculcate scientific temper in our young minds, which will go a long way in the technological progress of this country. Scientific temper is very much required. We must understand the advancements in science and technology, and innovation will be of no use if they remain in laboratories. If the innovation is confined to lab, it will not serve any purpose. So, lab to land, that should be the focus. We must come out with new ideas, how to improve agriculture, new methods, how to minimize water usage, how to produce more crop, per drop more crop, reduce, reuse, recycle, and how to preserve and conserve the resources that are available. उपराष्ट्रपति ने नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के थीम साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर अ क्लीन, ग्रीन एंड हेल्दी नेशन को प्रासंगिक बताया। उन्होंने कहा कि नए शोध में जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से निपटने के समाधान खोजने होंगे। ये सबसे जरूरी समय है कि हम प्रकृति के साथ रहना सीखें और इसे संरक्षित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं। The innovative mind of the youth is the most powerful resource of the earth on this knowledge era. We are living in a knowledge era. Children's Science Congress, an important event of the Indian Science Congress, is organized to provide a unique opportunity to children in the age group of 10 to 17 years to use their scientific knowledge and know creatively address the problems identified by them. Students must be made aware that the real purpose of science is to make people's life comfortable and happy. The world is facing the ill effects of climate change and global warming. We not only need to find solutions but also must protect and preserve our nature. I am happy to note that the scheme of this Children's Science Congress is science, technology and innovation for a clean, green and healthy nation. भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी की अध्यक्षता में सोमवार को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में विशाल व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। विशाल व्यापारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर दिल्ली की जनता को सुविधाएं देने का प्रयास कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री को तकलीफ क्यों है? अनाधिकृत कॉलोनियां नियमित हो रही हैं तो भी उससे समस्या है। उन्होंने कहा कि छोटे व्यापारियों और किसानों को लाभ देने के लिए
RCEP के सम्मेलन में भाग न लेने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, जिसने देश को नई दिशा दी है। अलग अलग विषयों के बारे में जब हम आकलन लेते हैं तो ध्यान में आता है कि सरकार चलाने के दो तरीके हैं। एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तरीका, जो पहले दिन से सरकार में चुनने जाने के पहले दिन से काम में लग जाती है, सुधार में लग जाती है, बदलाव में लग जाती है। और दूसरा तरीका हमने देखा दिल्ली में केजरीवाल साहब का। वो समझते हैं कि पहले 57 महीने हमको कुछ नहीं करना चाहिए, लोग भूल भाल जाएंगे हमने कुछ काम किया तो। सिर्फ आखिरी के 3 महीने में चुनाव जब नजदीक आता है तब उनके ध्यान में आता है कि चलो अब इश्तिहार देना शुरू करते हैं। कहां है ये अनऑथराइज्ड कॉलोनीज? ये लिस्ट मैंने नहीं बनाई, ये दिल्ली सरकार की वेबसाइट पे 2008 से ये अनऑथराइज्ड कॉलोनीज जो हैं इनकी पूरी लिस्ट है। जब 2017 के बाद 2 साल हो चुके और 2019 में पहुंचे तो मैंने दोबारा पूछा तो उन्होंने लिखित में बोला और दिल्ली हाई कोर्ट में एक एफिडेविट दिया कि हमें 2 साल और चाहिए। आप देखिए इन बातों की एक सरकार तो दिल्ली में है, कल इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम लोग जिन्होंने मलकाना हक दिला दिया है हम लोगों को सच नहीं बता रहे। खुद आप 2021 तक का टाइम मांग रहे थे नक्शे बनाने का, वो नक्शे का काम हमने 3 हफ्ते में पूरा कर दिया। हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू कर दी और हम कुछ ही हफ्ते में ये प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे और लोगों के हाथ में मलकाना हक मिल जाएगा। हमको जितना बीजेपी को सीलिंग का दर्द हुआ है मेरे व्यापारी भाई बहन, उतना थोड़ा सा दर्द भी उसका अगर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस को हो जाता तो 351 सड़कें नोटिफाइड हो जाती। किसी की हिम्मत नहीं होती कि आकर के सड़क पे सीलिंग करे हम लोगों की, लेकिन वो तब भी नहीं हुई, आज भी नहीं हुई। इसलिए मैं आप सबको याद ही दिला सकता हूं, बीजेपी सिर्फ सत्ता के लिए काम नहीं करती, हम लड़ रहे थे और मुझे खुशी है कि व्यापारी समाज भी मेरे साथ खड़ा था, लेकिन मैं नहीं था, मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, इसलिए सीलिंग तोड़ करके मैंने सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ी। सर, हम लोगों ने 90% सीलिंग के रास्ते को रोक दिया है और अब हम लोग बहुत जल्दी सीलिंग का डी सीलिंग ड्राइव करने के लिए आगे बढ़ेंगे। उसमें भी आपके साथ हम पूरी तरह से खड़े हैं, हम आपको डी सीलिंग ड्राइव दिखाएंगे। सर, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कोटा स्थित एक सरकारी अस्पताल में कुछ दिनों के भीतर कई बच्चों की मौत होने के मामले में राज्य के चिकित्सा शिक्षा विभाग को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ को तलब किया है। कोटा से सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस पर चिंता जताई है। एनसीपीसीआर के अधिकारियों के मुताबिक आयोग ने राज्य के चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव वैभव गैलरिया को कारण बताओ नोटिस जारी करके 3 दिनों के भीतर मामले में रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही आयोग ने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी बीएस तंवर को 3 जनवरी को तलब किया है। इस बीच बीते 5 दिन में 14 और मौतों के बाद दिसंबर में बच्चों की मौत का आंकड़ा 91 हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी कोऑपरेटिव बैंक के लिए लोन देने के नियमों से जुड़ा एक ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया है। ड्राफ्ट सर्कुलर के मुताबिक शहरी कोऑपरेटिव बैंक किसी भी एक ग्राहक को अपने टियर 1 कैपिटल का अधिकतम 10% ही लोन दे पाएंगे। आपस में संबंध रखने वाले ग्राहकों के समूह को बैंक अपने टियर 1 कैपिटल का अधिकतम 25% ही लोन दे पाएंगे। प्रस्ताव ये भी है कि शहरी कोऑपरेटिव बैंक के कम से कम 50% लोन छोटे आकार के होंगे और एक ग्राहक को अधिकतम 25 लाख रुपए का लोन ही दिया जा सकेगा। यानी सर्कुलर के मुताबिक शहरी कोऑपरेटिव बैंक अपने कर्ज का अधिकांश हिस्सा एक ही ग्राहक को नहीं दे सकेंगे और इन बैंकों के पोर्टफोलियो को कम से कम आधा हिस्सा छोटे छोटे कर्जदारों का होगा। प्रस्ताव का मकसद ये है कि कोऑपरेटिव बैंक का लोन ज्यादा लोगों में बटा होगा और एक या अधिक कर्जदारों के डिफॉल्टर होने से बैंक में संकट की स्थिति उत्पन्न होने से बचा जा सकेगा। आरबीआई ने मसौदा सर्कुलर पर लोगों से 20 जनवरी 2020 तक राय मांगी है। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की।
ऑस्ट्रेलिया के जंगल में पिछले कई दिनों से भयंकर आग लगी हुई है। इससे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जहरीले धुएं की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। हालात ये हैं कि विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया सहित कई राज्यों में तापमान बढ़ता जा रहा है। वही तेज हवा से जोखिम बढ़ गया है। इसे देखते हुए सरकार ने इन इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों को घर खाली करने की अपील की है। आग से न्यू साउथ वेल्स के राजधानी सिडनी सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इसे देखते हुए सरकार ने सभी खेल प्रतियोगिताओं को रद्द कर दिया है। आग की वजह से अब तक 10 लोगों की मौत भी हो चुकी है। करीब 30 लाख हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो चुके हैं। आग की वजह से करीब 10,000 घर भी खाक हो गए हैं। बात खेलों की करेंगे। भारत 2022 में बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लेगा। भारतीय ओलंपिक संघ ने निशानेबाजी को हटाए जाने को लेकर 2022 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के बहिष्कार की चेतावनी वापस ले ली। साथ ही घोषणा की कि भारत 2026 से 2030 खेलों की मेजबानी की दावेदारी भी करेगा। ओलंपिक खेलों की देश में शीर्ष संस्था IOA अब राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जरूरी स्वीकृति लेने के लिए सरकार से संपर्क करेगा। साल 2019 के साथ 21वीं सदी के दूसरे दशक का आज आखिरी दिन है और दुनिया भर में नए साल के स्वागत की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राजधानी दिल्ली समेत सभी बड़े शहरों में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस सुरक्षा बलों की तैनाती का फैसला लिया गया है। बड़ी तादाद में पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। दुनिया भर में नए साल का जश्न मनाने की तैयारी हो रही है और सबसे पहले न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में शाम करीब 4:15 बजे नए साल की शुरुआत होगी। इस दौरान जबरदस्त आतिशबाजी होगी और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में नए साल का शाम 6:20 पर आगाज हो जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। ब्रेक के बाद देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।